नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। साहब का ये फरमान है, सड़कें सुनसान है, कुर्सी को लेकर पार्टियों में मचा घमासान है, कहीं कोरोना तो कहीं ओमिक्रॉन है। आप सबसे गुजारिश है, रैली में भारी से भारी संख्या में आइए, क्योंकि कोरोना रैलियों से डरता है, कोरोना नेताओं के भाषणों से भी डरता है, यहां तक कि कोरोना नेताओं से भी डरता है। तो हजरात, आपको यह पैगाम है, कोरोना का करना काम तमाम है। रात को बाहर को मत निकलिए, छुप के दुपक के बैठिए। कोरोना बाहर निकले तो पकड़कर कूट दीजिए। आप अपनी जान बचाइए। नेताओं का तो अपना काम है, तो नेता तो आपके बारे में सोच ही रहे हैं। तुम्हें लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। नेता रात को भी इलाके में घूम रहे हैं, कातिल कोरोना को ढूंढ रहे हैं। आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, नेताजी आपके लिए सोच रहे हैं। तो तमाम परिस्थितियों को इन वाक्यों के जरिए आप ये समझिए कि नेताओं के भीतर आज के इस संकट काल में, इस आफत काल में कितनी गंभीरता है, आपकी जान की कितनी फिक्र है। रात को कोरोना निकलता है तो इसलिए रात को नाइट कर्फ्यू, लेकिन जब दिन में रैलियां होती है तो वहां पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं। तो सोचिए, नेता आपके बारे में कितना सोच रहे हैं। और इस बात को लेकर, इस पहलू को लेकर अब आप ये सोचिए कि रैलियां करना कितना जरूरी है। हमारे राजनीतिक दल अपनी रैलियों पर रोक नहीं लगा पा रहे, लेकिन जब कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इस तरह के पाबंदियां लगाई जाती है कि आप नाइट कर्फ्यू में बाहर ना निकलें। अब जरा इन दो तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पहली तस्वीर दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर की है। लोगों की लंबी कतार है, यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ रहा। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ चुनाव है। क्या कोरोना यहाँ आने से डरता है? ये तो समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नाम संबोधन में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, साफ सफाई और कोरोना नियमों के पालन करने की बात तो की है, लेकिन उनकी ही कानपुर की रैली में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सभी पार्टियों के नेताओं की हालत ऐसी ही है। उन्हें ओमिक्रॉन और कोरोना से क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रोड शो में लाखों लोग समाजवाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं है। इस रेस में कांग्रेस कहाँ कम दिख रही है। प्रियंका गांधी की रैली लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तस्वीर देखिए। इसी तरह केजरीवाल जी दिल्ली में सख्ती बढ़ा रहे हैं, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में आकर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जनता कोरोना महामारी से वाकिफ नहीं है? अगर है तो वो क्यों इन रैलियों में शामिल हो रही है? गलती सबकी है, इसीलिए कोरोना की दवाई में सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। वीडियो रिपोर्ट हरियाणा। तो इस देश की आप ये विडंबना कह सकते हैं कि अगर रैलियां होती है तो वहां पर कोई पाबंदी नहीं होती। बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के संस्थान बंद कर दिए जाते हैं। बच्चों की बात आती है तो बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि आप चार दीवारी में घर में रहें, कैद रहें। जब बात घरों से बाहर निकलने की आती है तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन जब नजर जाती है इन चुनावी राज्यों पर तो फिर इस पर क्या कोई नियम लागू नहीं होता क्या? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। इसलिए तंजात्मक लहजे में इस बात को समझाने और बताने की हमने आपको कोशिश की कि नेताजी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास किस पहलू को लेकर है, ये सारी तस्वीर आप देखिए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं और सुशील जुड़ गए हमारे साथ गुरुग्राम से। रवि, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, फिलहाल प्रदेश में किस तरह की सख्ती है और कोरोना के संदर्भ में देखें तो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट पहले की तुलना में एक विश्लेषण करें तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल यश, देखिए सख्ती की हम बात करें तो सख्ती कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन के तौर पर जरूर की गई है, और नियमों की बात करें तो नियमों की धज्जियां जो है पूरे प्रदेश में उड़ाई जा रही हैं। कोई आम व्यक्ति की बात करें या फिर किसी नेता की बात करें, तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है एसओपीज जो जारी कर रखी है केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है उनको फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रही। ऐसे में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जरूर रहेगा,
लेकिन रात 11 से सुबह 5 तक कितने लोग बाहर निकलते हैं, कितने लोग दुकानों पर होते हैं, कितने लोग रेस्टोरेंट्स में होते हैं, कितने लोग जो है भीड़ भाड़ वाली रैलियों में होते हैं। सवाल ये है, कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से रात्रि कर्फ्यू लगाया है उसी प्रकार से दिन में कहीं ना कहीं आपको जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की डोज है, वैक्सीनेशन जो ड्राइव सरकार ने चला रखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हिस्सा ले, ऐसा उनको समझाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार से मास्क के लिए सख्ती होनी चाहिए, जिस प्रकार से सैनिटाइजेशन के लिए सख्ती होनी चाहिए, सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें जो भीड़ होती है उनको रोकने के लिए सख्ती होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो कैसे रुक पाएगा? लोगों के जो है समझने की तरीका है वो दूसरा है, तो उस हिसाब से उनको समझाना चाहिए। सख्ती के हिसाब से समझते हैं तो सख्ती के हिसाब से समझाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी उनका भी ढुलमुल रवैया है वो देखने को मिलता है। साथ साथ जो रैलियां हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो लोगों को भीड़ में इकट्ठा किया जाता है, जिस प्रकार से ये जो समस्याएं सुनते हैं नेता अपने दफ्तर में बुलाकर, अपने ठीक है रवि, आपके पास लौटते हैं। तो हमारे साथ गुरुग्राम से सुशील भी हैं। सुशील, फिलहाल किस तरीके की परिस्थितियां हैं? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा क्षेत्रों की कनेक्टिविटी रहती है, यहां पर लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा संख्या में रहता है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा हब भी है, लेकिन क्या यहां पर ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सख्ती का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम में जो कोरोना के केसेस हैं एक दिन में दुगना हो गया है। यानी परसों 51 आए थे पॉजिटिव केस और कल 151, परसों 76 थे और कल 151 हो गए। तो निश्चित तौर से जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब गुरुग्राम में 3 ओमिक्रॉन के भी मामले आ गए हैं, जिससे दहशत का माहौल है। और उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने पाबंदियां लगाई है। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को आदेश जारी किए गए हैं और सख्तियां बरती जा रही हैं। जी चलिए सुशील, आपके पास लौटते हैं, चूंकि इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वरुण शर्मा जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर वरुण, लगातार हम इस मामले को लेकर कई दफा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज देखिए पहले की स्थिति क्या थी, आज की क्या स्थिति है, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर किसी भी राज्य की हो, वहां पर न केवल ओमिक्रॉन बढ़ रहा है बल्कि जो पुराना कोरोना का वेरिएंट था वो भी तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर अब मेरे पास आज मैं सारा डेटा लेके आया हूँ जो साउथ अफ्रीकन स्टडी से हुआ है जी, तो अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में केसेस जो थे साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट किए थे वो 19,400 केसेस थे जी, जिसमें डेथ जो थी वो 1,500 डेथ थी और डेथ परसेंटेज जो थी वो 7.9% थी। वही अगर हम दिसंबर में जाएं, यही साउथ अफ्रीकन कंट्री का जो डेटा, जब ओमिक्रॉन सबको पता लग गया कि भाई ये जो ओमिक्रॉन आ गया है, तो इसमें 4 लाख से ज्यादा केसेस थे, बट इसमें डेथ रेट देखेंगे आप तो डेथ रेट वाज ओनली 0.16%। तो जो सिनेरियो है उसमें अभी ओमिक्रॉन का जो इन्होंने डेटा दिया साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई इतनी डेडली नहीं है, पर डेफिनेटली प्रिकॉशंस की जरूरत तो है ही है। जी, लेकिन क्या डॉक्टर वरुण, क्या सिर्फ प्रिकॉशन लोग अपने स्तर पर करें, नेता क्या कर रहे हैं? एक इस पहलू को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। चाहे बात नजर उत्तर प्रदेश में जाती हो, चाहे बात पंजाब में जाती हो या फिर जिस भी चुनावी राज्य में जाती हो, वहां पर किस तरीके से लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, रैलियों में मौजूद होती है, नेताओं को सुनने के लिए आती है। क्या ये प्रिकॉशंस केवल और केवल लोगों को समझनी है या फिर नेताओं को भी समझनी है? देखिए अब वो जो नेता हैं उनको 2 वे में डिफाइन कर सकते हैं। दो में, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन और अ लीडर। नेता जो होते हैं वो ज्यादा पॉलिटिशियन हो सकते हैं या तो लीडर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन ज्यादा हैं और लीडर कम है। अगर वो एक लीडर सामने से लीड करेगा और बोलेगा कि नहीं अभी हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है, अगर वो लीडर है और अपनी जनता के बारे में सोचेगा तो मुझे डेफिनेटली उनको बोलेगा, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बोलेगा, अपने लोगों को बोलेगा कि भाई रैलीज में मत जाइए, ओपन प्लेसेस में मत जाइए। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिससे हम लोग तो नहीं, हम तो एक आम आदमी है, बट बड़े जो नेता वगैरह है, पॉलिटिशियंस है, उनको सोचना चाहिए कि अभी ये चीजें पोस्टपोन हो सकती हैं, बट डेथ्स और ये अगर एक दफा सैलाब आ गया तो इसको पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल है। और ये इवेंचुअली होगा क्या कि ये लाइफ टेकिंग डिजीजेज हैं जो हमने पास में भी देखी है।
तो अवॉइड किया जा सकता है ये। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो देश के लोगों के जहन में इस समय दौड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं और रवि कालीरमन भी जुड़े हुए हैं। सुशील, फिलहाल हरियाणा के संदर्भ में देखें तो फिलहाल टेस्टिंग को लेकर क्या स्थिति है, और आज से 5-6 दिन पहले जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। टेस्टिंग को लेकर क्या स्थिति है और ट्रैकिंग को लेकर क्या स्थिति है, ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है? आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा की अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कोरोना और ओमिक्रॉन ने तस्वीर बदल दी है। एक हफ्ते पहले मामले बिल्कुल कम हुआ करते थे और अब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात ये है कि पूरे प्रदेश में खासकर जो एनसीआर है वहां पे तो पाबंदियां जारी ही है। अब पूरे प्रदेश में इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। डीसी ने नए साल को लेकर भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। जितनी शादियां, पार्टियां या कोई भी फंक्शन है उन सब पर पैनी नजर रखी जा रही है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है, आपको बता दें कि केवल गुरुग्राम में 5000 से ज्यादा वैसे यात्री जो विदेशों से आए हैं और उनको आइसोलेट किया गया है, उनको घर में ही आइसोलेट रहने की बात की गई है। हालात तो यहां तक खराब है कि अगर आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि मैं एयरपोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लोग जो एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यानी एयरपोर्ट और गुरुग्राम की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम में ज्यादा रहने वाले लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे और फिर वहां से बाहर जाते हैं, चाहे वो देश के किसी अन्य हिस्सों की बात करें या विदेशों की बात करें। तो एक आंकड़ा सामने है, उसके मुताबिक 5 में से जो टेस्टिंग चल रही है, प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है या कहीं न कहीं लक्षण उसके अंदर मिल रहे हैं। यह भी साबित हो गया है। आज ही यह जारी हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं, ये दोनों जो डोज लगे हैं कोरोना रोधी टीके के, इनको भेदने में सक्षम है। यानी अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि उसे दोनों डोज लगे हुए हैं और वो इस ओमिक्रॉन से बच सकता है, तो यह मुश्किल है, नामुमकिन है। यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जारी किया है। साथ ही पुणे के लैब ने यह भी देख लिया और यह भी ट्रैक कर लिया है कि ओमिक्रॉन किस तरह से फैलता है और इसके जो वायरस है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है और साथ ही अब इस पर वर्क किया जा रहा है कि इस पर लगाम कैसे लगाए जाए। पूरे देश के जो हालात हैं वो पूरे देश में एक दिन में 161 ओमिक्रॉन के नए मरीज आए हैं, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। और इसका सीधा असर, चूंकि हरियाणा दिल्ली के करीब है और गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यहाँ से पूरे प्रदेश में चाहे वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ रहते हो या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रहते हो, इसका सीधा असर पूरे हरियाणा पर पड़ता है। और यही वजह है कि जब भी कोई कोरोना की बात की जाती है या किसी महामारी की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, उसका असर सीधे पूरे हरियाणा पर पड़ता है। हालांकि अब एहतियात के तौर पे देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने एहतियात के तौर पे सख्तियां लागू की है, अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ग्राउंड जीरो से लगातार यही रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि लोग इन बातों को नहीं समझ रहे। जो प्रशासन सख्ती कर रहा है उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और लोग अपने तरीके से सब चीजों को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि लोग डर नहीं रहे हैं, लोग इस बात को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं, अवेयर नहीं हो रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए, आप अपने आप को भी बचाइए और अपनों को भी बचाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। रवि कालीरमन, यहां पर देखने को मिलता है कि रात होती है तो नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, नेता क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि रात को नाइट कर्फ्यू, लेकिन सुबह होती है, दोपहर होती है तो वहां पर जमकर रैलियां की जाती है। बिल्कुल यशी, बिल्कुल इस बार जो है देश में चुनाव है और चुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि इस प्रकार की स्थिति जो है वो होती है। बंगाल चुनाव के दौरान की बात की गई, उसके बाद जो है सेकंड वेव आई तो कहीं ना कहीं सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया बंगाल चुनाव को। बंगाल चुनाव से पहले आपको पता था, आपके पास तमाम जो एजेंसीज हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि सेकंड वेव आ सकती है, तो आप कम से कम जो है रैलियां, कम से कम जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उन पर ऐसी जो स्थिति है उन पर ऐसा कंट्रोल किया जाए कि वहां भीड़ ना लगे। तो उसके बावजूद है रैलियां की गई। अब जो है यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है, तो कहीं ना कहीं फिर वो रैलियां जो है दोबारा से शुरू हो गई। रात्रि कर्फ्यू जरूर लगाया जाता है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान कहा जाता है कि सरकार सख्त है, लेकिन दिन में हम आमतौर पर देखते हैं तमाम जो लोग हैं ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्रों में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं
उनको ये समझाना जरूरी है कि ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है ये 3 गुना तेजी से फैलेगा। अगर इसकी जिस हिसाब से डॉक्टर्स ने जो बता रहे हैं कि इसकी जो फैलने का दर है वो कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है उससे बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अगर अपने देश को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है तो कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ वाली क्षेत्रों में जाने से बचना होगा, रैलियों में जाने से बचना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मैं एक सवाल सीधा सा करना चाहता हूं, रात्रि 11 से 5 बजे तक कितने लोग बाहर निकलते हैं? हम अपने घर से लगा के देखते हैं, 5 लोग अगर घर में होते हैं, मुश्किल से एक आदमी, मुश्किल से कह रहा हूं, मुश्किल से एक आदमी किसी जरूरी काम की वजह से 11 से 5 बाहर हो सकता है, अन्यथा वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दिन में क्या करते हैं? दिन में तमाम जो लोग हैं, कोई ड्यूटी वाला है ड्यूटी जाएगा, कोई बाजार में सब्जी लेने जाएगा, कोई कपड़े खरीदने जाएगा, कोई रैलियों में जाएगा, कोई नेता के पास जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसमें सोचना होगा कि अगर आप इस प्रकार की स्थिति बनाते रहेंगे, इस प्रकार की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, तो दूसरी जो वेव आई थी उससे भयानक स्थिति जो है देश और प्रदेश की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको इन तमाम चीजों पर भी लगाम लगानी होगी। इन जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं इनमें जो है लोगों को जाने से रोकना होगा, सख्त आदेश जारी करने होंगे। इस प्रकार की कोई रैलियां करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इस प्रकार की जो भीड़ इकट्ठी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे में और नेताओं से लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेता अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? प्रशासन को तो आदेश देते हैं कि आप नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें, जब बात खुद पर आती है तो इस बात को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है कि ये चीजें रैलियों पर लागू नहीं होगी। चूंकि ये कहा जाता है तंजात्मक लहजे में कि रैलियों में कोरोना नहीं आता। डॉक्टर वरुण, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। पूरे देश के भीतर सभी लोगों के जहन में एक सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से कौंध रहा है, क्या देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? एक मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा, WHO के चीफ, उन्होंने ये कहा कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम पहले से ज्यादा चरमराया जाएगा। पूरी दुनिया के संदर्भ में उन्होंने बात की। जी देखिए, थर्ड वेव डेफिनेटली आएगी और थर्ड वेव नहीं, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव भी आएगी। बट जो रही बात सिवियरिटी की, देखिए हेल्थ सिस्टम कहां पे गड़बड़ाता है? जब जो 100 लोग बीमार होते हैं, अगर उसमें से 10 लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे 1000 में से आपको 100 लोगों को एडमिशन और लाख में से 10,000 लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो हेल्थ सिस्टम वहां से गड़बड़ाता है। बट अगर जो साउथ अफ्रीकन डेटा है जो मैंने आपसे शेयर किए, जिसमें 4 लाख लोग इंफेक्टेड हुए थे विद इन अ मंथ, उसमें अगर एडमिशन रेट देखें तो बहुत लेस देन इट वाज 0.6%, तो जो बहुत कम था। तो थर्ड वेव आएगी, बट सिवियरिटी देखिए, हेल्थ सिस्टम तभी गड़बड़ाएगा जब आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर हॉस्पिटल एडमिशन की कम जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। एक होम आइसोलेशन और होम रेमेडी से भी लोग ठीक हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वेव में हुए थे। जी नहीं, बात करें क्या तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है, इस संदर्भ में बात करें तो आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, अगर मुझसे बहुत ऑनेस्टली पूछते हैं तो जितने भी लोग खांसी जुकाम के साथ घूम रहे हैं अभी जी, वो ओमिक्रॉन ही है मोस्टली। बट क्या हो रहा है कि हम लोग कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जीन सीक्वेंसिंग सबकी नहीं करवा रहे, बिकॉज वो जीन सीक्वेंसिंग सबकी करवाना इट इज नॉट प्रैक्टिकली, इट इज नॉट पॉसिबल। जो जॉन हॉपकिंस का डेटा आया था अभी लास्ट वीक, उसमें यूके में अगर 50% केसेस, जो 50% जो केसेस आए हैं कफ कोल्ड से, वो सब ओमिक्रॉन ही थे। तो ये हमारी कंट्री में भी ये माना जा रहा है, जितने भी केसेस आ रहे हैं कोविड के अभी, वो मोस्टली वो ओमिक्रॉन है, जो वो लेट डेल्टा है। जो लेट डेल्टा है वो इतने इन्फेक्टिव नहीं है और डेफिनेटली फिर वो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन भी इतना इन्फेक्टिव नहीं है। तो अगर मेरी माने तो यस, वी आर ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सप्लोडिंग और नेक्स्ट कमिंग मंथ इज गोइंग टू बी वेरी सीवियर। तो फिर सरकारें इस बात को अनदेखा क्यों कर रही है, जबकि ये जरूरी है कि पहले देखा जा रहा है कि जहां पर पहले जितने मामले, दैनिक मामले सामने आ रहे थे, उतने रिकवर होकर अपने घर लौट रहे थे। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे कम रिकवर होकर अपने घर लौट रहे हैं। जो बाकी बच रहे हैं वो एक्टिव मामलों की श्रेणी में लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पहला ऐसे नहीं था। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं कि अब जितने मामले सामने आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या हमारे लैब्स में इस बात को लेकर कमी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बड़े स्तर पर नहीं की जा सकती? इस बात को हम मानकर चलें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आपको इन जनरल, जब तक देखो किसी को, अगर आप ही कोई भी मेरे पास XYZ कोई भी मेरे पास आता है और बोलता है मुझे खांसी जुकाम है,
तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करूंगा, मैं उसका कोविड टेस्ट कराऊंगा, जो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आने की बहुत संभावना होती है जी। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको, अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल वैसा है, तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ भी देखो कोविड है, बट हम उसकी जीन सीक्वेंसिंग कराने के लिए दैट इज अनदर स्टेप अहेड कि हमको फिर से सैंपल्स और डेफिनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बेटर करना पड़ेगा। हमारे कोई नीड फॉर दैट मैटर एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ऑल्सो, सब जीन सीक्वेंसिंग हर एक पेशेंट के लिए कराना इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट जो पिछले टाइम पे कोविड में 5 दिन बाद आ रहे थे, 10 दिन बाद आ रहे थे, लोगों को 3-3 दिन तो टाइम लाइन में खड़े होना पड़ा था 4-4 घंटे के लिए, और 3-3 दिन की वेटिंग चल रही थी। तो अगर हम ऐसे सबकी जीन सीक्वेंसिंग करने लगेंगे तो इवेंचुअली दोबारा वही आउटब्रेक हो जाएगा, दोबारा वही सिनेरियो हो जाएगा और पैनिक ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन तो डॉक्टर वरुण, फिर हम पहचानेंगे कैसे जो लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं? ये मानकर चलें कि जो पहले का डेल्टा वेरिएंट था उसी के मामले सामने आ रहे हैं, तो फिर हम इस बात को लेकर तसल्ली क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पहले मामले आज जो डेल्टा और ओमिक्रॉन में डेफिनेटली देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है, मोर्टेलिटी और सीवियरिटी के डिफरेंसेस हैं, और जो केसेस उनको डिफरेंशिएट करना, देखिए डिफरेंशिएट करना इज नॉट दैट इजी एंड प्रैक्टिकल, ग्राउंड लेवल पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टेट टू डू। हाँ, आप रही बात अगर मेट्रो की बात करोगे, दिल्ली एनसीआर में वो पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स रहती है, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हैं राउंड द क्लॉक, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अच्छे सब कुछ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अब बाकी पैन इंडिया की बात करिए, जब आप बात करते हैं तो खाली बड़े शहरों की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे पूरे इंडिया की बात होनी चाहिए। और एक बहुत छोटी सी स्टेट की बात करें जैसे JNK, हिमाचल है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है अभी, तो हर एक पेशेंट का जीन सीक्वेंसिंग करना इज डिफिकल्ट और हमारे को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। आप जीन सीक्वेंसिंग के बाद भी आप सबको बता देंगे कि इनको ओमिक्रॉन है, तो स्टिल आप क्या करेंगे, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे चल रहा है उसको बस आप प्रिकॉशंस लेते रहे, घर पे रहे, अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, जिससे कि आई थिंक उससे रेट कम होगा जी। आपको बता दें कि इसी मसले पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अशोक चौहान जी, मेरा सबसे पहला बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है, क्या रैलियों में कोरोना नहीं आता? क्या नेताओं की रैलियों से कोरोना डरता है क्या? देखिएगा, कोरोना गया नहीं था, कोरोना यही था, वो अपना इसका नए रूप वेरिएंट अपना उसके आ रहे हैं। उसके बाद वो ओमिक्रॉन भी आ गया और आपका क्या नाम है, हरियाणा में गुड़गांव नंबर 1 पे चल रहा है। कल भी 151 अपने केसेस कोरोना के आए हैं और ओमिक्रॉन के लोग जो है वो भी अपना जो पीड़ित मिल रहे हैं। जो बाहर, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोरोना आया या ओमिक्रॉन आ रहा है, जो बाहर से आने वाले हैं उन्हीं से ही ये फैला है। अब हालात ये है कि इलेक्शन आ गया है, 5 स्टेट में इलेक्शन है, उसके बाद में जैसा आपने बोला, आप दिखा भी रहे हैं कि रात में कर्फ्यू और दिन में रैली, और क्या नाम नेताओं से डरता है क्या कोरोना, वो वाली बात है, बात सही है। अब आप ये देखेगा कि हम भले ही कितनी भी अपना जो है अपना कोरोना वैक्सीन ले लें, इधर उधर हम प्रचार कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक कि एहतियात नहीं बरती जाएगी, एहतियात नहीं बरतेंगे तो हालात क्या होंगे? वही है जो सेकंड लहर में हुआ था, अब ये तीसरी लहर बोल रहे थे, अब ये तीसरी लहर का ही आगाज है जो ये हो रहा है। और यानी दोहरे मापदंड हैं, सीधी बात है। इसमें मुझे कहने में कोई अपना मैं हिचकूंगा नहीं कि जब आप कहते हैं कि कोरोना से सब 2 गज दूरी फलाना ये सब मनाओ, और उधर आप रैली कर रहे हैं। आपको जो है चुनाव ज्यादा बेहतर है या लोगों की जान उनसे ऊपर है या नीचे है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी बड़े नेता भी देख रहे हैं, PM भी देख रहे हैं, CM भी देख रहे हैं, चुनाव आयोग भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। उसके बावजूद भी फिर क्या हालात है? जब हालात बिगड़ेंगे तब, उससे पहले जब बंगाल में उधर इलेक्शन हुए थे क्या हाल हुआ था? अपना जो है चुनाव रैली होती रही, बाद में जो है 1-8 दिन के लिए बंद कर दी, उसके बाद में क्या हुआ? हालात वहां और बहुत बिगड़े थे। अब यही है कि देखो, जब हमें मालूम है कि हमें रहना कोरोना के साथ है, जीना को कोरोना के साथ है और मरना भी कोरोना के ही साथ है,
तो ये है कि इसमें एहतियात तो हम बरतें हैं, पर एहतियात बरतने के हालात भी तो पैदा होने चाहिए ना। आप क्या कर रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, इतने आदमी बुला रहे हैं, क्या कोई वो बाहर के थोड़े ही है, वो सारे हिंदुस्तान के ही तो है ना। जहां जहां रैलियां हो रही हैं आसपास के इलाके के आसपास के लोग हैं, एक जाएगा 10 को कोई करेगा, 10 जाएंगे 20 को कोई करेंगे, तो ये तो फैलेगा ही। अब यही कि इसको कितनी हम रोकथाम करें, कागजों में आप रोकथाम कर लेंगे, पर मतलब जब ये सारी परिस्थितियां पैदा होती है तो जान है तो जहान है, ये सब कहना फिर बेमानी है ना बड़े ये सब कहना तो बेमानी है कि जान है तो जान है। अरे जान है तो जान तो मार रहे हैं, जहान है, पर आप ये रैलियां भी तो कर रहे हैं, इन रैलियों में क्या जान नहीं आ रही है क्या? ठीक है, कितनी जान इनसे इफेक्टेड होगी, कैसे क्या? ऐसा है कि ये केंद्र और प्रदेश मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ये सारी चीजें गंभीर होती जा रही है। चुनाव आयोग को इसमें सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। हालात क्या, दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में जो है अपना कॉलेज और स्कूल बंद हो गए, मेट्रो में भी कर दे, भले ही कौन कितना पालन करता है वो तो बात की बात है। अब गुड़गांव लगता हुआ अपना जो है बिल्कुल है। अब इसके बाद में यहाँ क्या होगा? 151 आ जा रहे हैं, कल को और बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? अब सदर बाजार में देखे कि हालात क्या हैं, अपना किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो रैली में भारी संख्या में आप आइए, क्योंकि नेताओं ने तो इस तरीके से धारणा पैदा कर दी है कि रैलियों में कोरोना आता नहीं और इसलिए आप भी मत डरिए। लेकिन इस बात को समझिए कि इस गंभीर संकट काल में, आफत काल में, संक्रमण काल में सभी की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी के साथ कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम पालन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।